हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली इस टाइम पे आपकी जो क्लास है जीके और जीएस की चलती है, तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, बहुत ही कम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने लोग जुड़ रहे हैं फटाफट बता दीजिए कमेंट करके आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके अलावा ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। हिंदी का रीजनिंग का टेस्ट सीरीज मैंने आप सभी के लिए आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवाया है, तो आप लोग यहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पारित किया गया था? चलिए भाई, कांग्रेस द्वारा जो आपका पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वो आपका किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जितने लोग लाहौर अधिवेशन जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? चलिए इसका जवाब देते हुए चलिएगा, दांडी मार्च का जो तात्कालिक उद्देश्य है वो बेसिकली क्या था? तो भैया याद रखिएगा, दांडी मार्च का तात्कालिक उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। क्या था भाई? नमक कानून को तोड़ना था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता फटाफट बताते हुए चलिएगा भैया जी, कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। जवाब देखिए काफ़ी लोग के सही आ रहे हैं। करेक्ट आंसर आपका बताइए क्या हो जाएगा? तो जवाब देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये बेसिकली आपके किसके नेता थे? मैंने आपको बता ही दिया, लाल कुर्ती आंदोलन के आपके ये नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। ये एक ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको जो है भारत रत्न मिल चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय, भारत को स्वतंत्रता के समय जो है पूछा गया है कि उस समय जो है ब्रिटेन के आपका जो श्रमिक दल है उसमें पूछा गया है आपके कौन सी सरकार थी? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर लेबर पार्टी, श्रमिक दल। जितने लोग यहाँ पर लेबर पार्टी यानी कि श्रमिक दल जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत जब स्वतंत्र हुआ था, एक क्वेश्चन आपके पेपर में यह बनता है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी थे। ठीक है, कौन थे? जेबी कृपलानी थे। इसके अलावा माउंट बेटन जो है कि स्वतंत्रता व भारत विभाजन की योजना जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, सब बताते हुए चलूँगा। माउंट बेटन की स्वतंत्रता, चलिए ये क्वेश्चन अभी देखिए मैंने आपको बता भी दिया और इसका जवाब भी देखिए आपके सामने है। माउंट बेटन की स्वतंत्रता व भारत विभाजन की जो योजना है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने आपको बताया है। तो माउंट बेटन की जो स्वतंत्रता और भारत विभाजन की जो योजना है उसको हम लोग 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, अभी जस्ट मैंने बताया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धोंधू पंत जिससे लोक प्रिय नाम से जाने जाते थे वो थे? धोंधू पंत बेसिकली बताना है किनका नाम था? तात्या टोपे, नाना साहब, गंगाधर राव या कुंवर सिंह? चलिए जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? धोंधू पंत जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर तात्या टोपे। काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं बट यहाँ पर नाना साहब होगा। ठीक है, नाना साहब, देखिए नाना साहब जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? करमचंद गांधी जी था। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। इसके अलावा दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जो है किसको माना जाता है? चलिए इसके बारे में बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? शिल्पकार बोला गया है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में बी आर अम्बेडकर, कल ही इनकी जयंती थी, आप सभी को पता है, तो बी आर अम्बेडकर यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 अप्रैल को इनकी जयंती होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भैया जी केंद्र शासित प्रदेशों पर दोस्तों याद रखिएगा किसका शासन होता है?
केंद्र शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का शासन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 दिया गया है और इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मैंने आपको बता रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका एक छोटा सा होमवर्क छोड़ देता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, आप लोग मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक विशेषता ली गई है। रसिया से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल का प्रतिबंध जो लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। आयरलैंड से भी बताया रखा है। चलिए, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे, तो भैया आम चुनाव में कोई प्रत्याशी जो है अधिकतम 2 संसदीय, ठीक है, अधिकतम 2 संसदीय जो चुनाव स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आसान प्रश्न था, आसान क्वेश्चन था और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, 6 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। प्रथम लोकसभा का गठन जो है 6 मई 1952 को हुआ था और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है जीबी मावलकर थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो भैया जी लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर केरल, ठीक है, लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी कावारत्ती है, अरब सागर में स्थित है, 36 द्वीपों का समूह है। तो यहाँ पर जितने लोग केरल जवाब दे रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, क्या कहना चाह रहा है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ आपकी किस राज्य में स्थित है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहाँ से निकाला क्या जाता है, लौह अयस्क या मैग्नीज। तो भैया याद रखिए कि यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है किस द्वीप को कहा जाता है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। अंतिम स्वर्ग बोला गया है। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग है वो बेसिकली कहा जाता है किसको। यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं इंडोनेशिया द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। जो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो भैया जी क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 15 के बारे में, तो दोस्तों याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। पवन की गति पूछा गया है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर यहाँ पर ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल से होता है। रिक्टर या जो रिएक्टर होता है ये भूकंप मापी के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी व सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, ये बताइए सर जी, आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है और सभी लोग बताते चलेंगे ये आपका कहाँ पर अवस्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 16 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो तटवर्ती भाग है यहाँ पे स्थित है।
तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन से हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं वो आपके कौन कौन से हैं। जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो देश है सोमालिया है, इथियोपिया है और आपका जिबूती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये 3 देश आते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों देशों के बारे में याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर, वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है। वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करिए, जवाब देते हुए चलिएगा। तो भैया वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो जीवाश्मकी है या जीवाश्म विज्ञान है, इसके अंतर्गत जो है हम लोग जंतु तथा वनस्पति या फॉसिल्स के अध्ययन करते हैं। कोशिका जो दिया गया है, कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिकीय बोलेंगे, अनुवांशिकी। इसी तरह एक शरीर रचना विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान होता है, रोगों के उपचारों से समय चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमर द्वीप कहाँ पर स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका बताते हुए चलिए भाई। न्यूमर द्वीप जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, तो भैया न्यूमर द्वीप की अगर हम बात करते हैं, न्यूमर द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये कहाँ गया क्वेश्चन। न्यूमर द्वीप जो है आपका बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पे भैया जी, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। लक्षद्वीप सागर कई बार आपके पेपर में आता है, वो आपका लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में की खाड़ी में अवस्थित है। इसके अलावा कार निकोबार द्वीप भी आपका बंगाल की खाड़ी में है। सुहेली द्वीप भी आप, सुहेली द्वीप कई बार आपके पेपर में आ चुका है, वो अरब सागर में है। चलिए, भारत में आय व संपत्ति के वितरण में असमानताएं हैं, इसका मतलब क्या है बताइए। भारत में आय व संपत्ति के वितरण की असमानताएं हैं, इसका अभिप्राय बताइए क्या हो जाएगा। इसका मतलब जो है आपका क्या निकल के आता है। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास करिएगा। तो 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था जो आपकी कैसी है, अल्प विकसित है। अभी विकसित नहीं है, कैसी है, अल्प विकसित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है, इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के यहाँ पर देखिए जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं भाई। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है आपका होता है कौन। तो योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है, उपाध्यक्ष कौन होता है आपको ये बताना है। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, अब इसका नाम जो है बदल करके नीति आयोग हो गया। पहले इसका नाम योजना आयोग था, 2015 में इसका नाम बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत जो आपका सम्मिलित किया गया है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए सही जवाब आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो भैया आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को चतुर्थ योजना के, ठीक है, चतुर्थ योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या थे भाई, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने जवाब दिया है भाई साहब, सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। भारत में बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय उद्योगों के लिए आदर्श तकनीकी कैसी होनी चाहिए।
चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इस प्रश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 23 नंबर के बारे में, तो यहाँ पर बेरोज़गारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय उद्योग के लिए आदर्श तकनीकी श्रम प्रधान होनी चाहिए, ठीक है? कैसी होनी चाहिए तकनीकी? श्रम प्रधान होनी चाहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर श्रम प्रधान जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि कुकिंग गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? और जितने लोग कहते थे पॉलिटी स्पेशल क्लास जी चलाइए, तो आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है पॉलिटी। जिन्होंने नहीं देखा है मैंने देखिए कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है क्लास के लिंक को, पॉलिटी वाली पहली क्लास जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। कुकिंग गैस देखिए, जो आप लोग खाना पकाने वाली जो मतलब खाना जिस पे पकाते हैं, जो एलपीजी आता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किनका होता है भाई? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? व्हेल मछली जो है, वो पक्षी तो है नहीं, मत्स्य, उभयचर, स्तनधारी। अब देखो काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ होंगे भैया जी, मत्स्य और स्तनधारी में। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, व्हेल मछली जो है स्तनधारी वर्ग में आती है, ये गलत मत करिएगा। भारत में सबसे बड़ी जो मछली होती है, व्हेल मछली है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्तनधारी जितने लोग जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। चलो ये चीज़ गलत मत करिएगा, ठीक है? चलिए, तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग अगली क्लास में अगर मतलब पॉलिटी वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है, तो आप लोग जा करके उस क्लास को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीकली बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।